जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया है उसके बाद से लगातार पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यहाँ तक कि भारत से भी मुख्तलिफ़ तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा फैल रहा है इस तरह की प्रतिक्रियाओं से। लोगों की समझ साफ़ नहीं हो पा रही है। तो आइए इसी मुद्दे पर हम अपनी समझ साफ़ करने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अतहर हुसैन साहब, जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों को बहुत ही गंभीरता के साथ समझते हैं, गहराई से देखते हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से लोगों में कन्फ्यूजन फैल रहा है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली कि तालिबान को कहना क्या है। आमतौर पे कोई कहता है गुड तालिबान, कोई कहता है बैड तालिबान, लेकिन बीच में जो एक ग्रे एरिया है उसको लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्या कोई वाकई में ग्रे एरिया है या गुड तालिबान या बैड तालिबान ही है? देखिए, हम बिल्कुल हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में जब बात करेंगे तो ये हमारे यहाँ एक अच्छा चलन रहा है कि जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो उसमें सरकार और विपक्ष तकरीबन दोनों की राय एक होती है। तो वही मैं समझता हूँ देश के भी हालात हैं और ये हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि जो भी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रुख होगा तालिबान से मुताल्लिक़, जो अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ है और जो उसके बाद की जो सिचुएशन बन रही है, तो वही आवाम भी उसी ही लाइन को टो करेगी। कोई अलग सर, अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने किसी तरह का अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। क्या जिस तरीके से सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई को देख लीजिए, वो लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्या भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? बिल्कुल, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। अभी प्रायोरिटी ये है कि जितने भी भारतीय, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत मेजर स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो छाबर पोर्ट का प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी अफ़गानिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इंडियन वहाँ पे पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी तो हिंदुस्तान ने बनाई, तमाम रोड्स के, तो हमारे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोग मौजूद हैं। तो पहले तो किसी भी देश की प्राथमिकता होती है कि कहीं भी मुल्क में उथल पुथल हो तो अपने लोगों को सेफली वापस बुलाओ, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो है शायद सरकार की और उस पर काम चल रहा है। रहा सवाल क्या उसका पॉलिटिकल आउटकम होगा देश की राजनीति में और वहाँ की राजनीति में हम किस तरह से चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं, जिससे जो पूरे इलाके की जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दो बड़े देश और भी हैं जिनके बहुत बड़े स्टेक्स हैं, एक चाइना है और रशिया है जो कि बड़ी शक्तियां हैं। उसी तरह अमेरिका जो एक बड़ी शक्ति थी और उसके जो सहयोगी नाटो फोर्सेस, एकदम से उन्होंने विड्रॉ किया 21 साल वहाँ पे मौजूद रह के। तो उस विड्रॉल के बाद क्या इम्पैक्ट होता है उसकी राजनीति पे वो देखना है। तो उन सब हालात में अभी वेट एंड वॉच ही बेस्ट पॉलिसी है। पर एक जिस तरीके से रशिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया इंस्टेंट, और चाइना का भी स्टैंड क्लियर ही है, पाकिस्तान का क्लियर ही है, ईरान ने भी क्लियर कर दिया है, तो ऑलमोस्ट टर्की का थोड़ा बहुत अभी सस्पिशियस कंडीशन में है, बाकी लगभग ये तमाम कंट्रीज़ ने क्लियर कर दिया है। चाइना ने कहा है कि जैसे वहाँ के दूतावास चाइना के चल रहे थे कंटिन्यू रहेंगे। रशिया ने कहा हमारे जो सफारतकार हैं वो वहीं रहेंगे और सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका के जाने के बाद ये एक वैक्यूम बना है, तो क्या रशिया और चाइना उस वैक्यूम को फुलफ़िल करते नज़र आ रहे हैं या कुछ और उनके अपने ज़ाती मफाद हैं, कुछ और वजह है? देखिए, अफ़गानिस्तान की जो मैं कहूँगा कि फिर वही बात, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो समझ लीजिए पूरे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच का एक कनेक्ट है। वो आज से नहीं, हज़ारों साल से जो सिल्क रूट था जो कनेक्ट करता था चाइना को पूरी दुनिया से, वो वहीं से होकर जाता है। तो इन सब हालात में जो उसकी एक इम्पॉर्टेंस है, तो उसमें रशिया और चाइना जो कि एक बड़े पावर्स हैं और हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं, हिंदुस्तान भी बड़ा पावर है और हिंदुस्तान ये जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो उसका विरोध रहा है हिंदुस्तान के प्रति तमाम इन सब मामलों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा। तो उस हालात को भी देखते हुए हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी को डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसमें एक अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा, एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्म यूज़ होता है सॉफ्ट पावर। तो हिंदुस्तान का एक सॉफ्ट पावर की दखल है अफ़गानिस्तान में, जो कि कल्चरल उससे होती है, जो सिटीज़न टू सिटीज़न रिलेशनशिप है उसमें होती है। आज भी अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है उसकी
बहुत बड़ा प्रभाव है। वहाँ पे वही फिल्म स्टार्स लोकप्रिय हैं, म्यूज़िक का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी तरह स्पोर्ट्स का जो IPL होता है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ के बड़े खिलाड़ी, एक राशिद खान बड़े पॉपुलर खिलाड़ी हैं, वो हिंदुस्तान में आते हैं। और अफ़गानिस्तान का होम ग्राउंड जो क्रिकेट ICC में डिक्लेयर होता है वो लखनऊ है, जहाँ आप हैं। ये सरजमी को ऑफिशियली ICC ने, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट पॉसिबल नहीं था, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट अफ़गानिस्तान होस्ट करेगा वो लखनऊ है। तो इस तरह के रिलेशंस हैं। तो उन हालात में एकदम से रिजीम चेंज पे हम ओवरनाइट वहाँ के लोगों को तो नकार नहीं देंगे। वो जिम्मेदारी हिंदुस्तान की बनती है, और हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो देख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ के कुछ राजनेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने बयानात दे के चाहती हैं कि हिंदुस्तान में उसकी पॉलिटिक्स का दखल हो और तालिबान की राजनीति का यहाँ पे फ़ायदा उठाएं, और एक पोर्ट्रेल जो उनकी एक सोच है उसके ज़रिए कुछ फ़ायदा उठाएं। तो वो नासमझी है। और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूज़ पे मैं समझता हूँ आवाम को, आम जनता को और राजनेताओं को बिना सरकार के स्टैंड के अपनी तरफ से कोई भी बयान देना वो देश हित में नहीं है। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई में सरकार का जो स्टैंड है वो सरकार नेशन के हित में जो कुछ भी देखेगी उसके हिसाब से फ़ैसला करेगी। जाहिर है कि अफ़गानिस्तान का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से पूरी दुनिया के दिल में अफ़गानिस्तान मौजूद है। गरचे वो एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उसकी लोकेशन है, वो अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में अगर जाना हो तो अफ़गानिस्तान को इग्नोर किए बगैर आप नहीं जा सकते हैं। और कई हवाले से भी तो यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र है अफ़गानिस्तान पर, और अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से हालात पैदा होंगे या बनेंगे तो उसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया पर। तो भारत का जहाँ तक सवाल है, आपने भारत के हवाले से बात कही, तो भारत का नज़रिया कैसे बदलेगा? क्या तालिबान को जिस तरीके से पहले वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करता था, क्या अब भी अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करेगा तो क्या भारत तालिबान के साथ रिश्ते बेहतर बना पाएगा या रख पाएगा? ये तो ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, भारत को अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा इसके लिए? ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पर मेरी जहाँ तक समझ है कि भारत ने ये हालात को देखते हुए जो बदलाव हो रहा था, जिस तरह से ये पहले से ही आहट थी कि अमेरिका और नाटो फोर्सेस किस तरह से छोड़ेंगे तालिबान को, और जब जो बाइडेन जब प्रेसिडेंसी आई थी तो उन्होंने कई बार इसके ऐलानात भी किए थे। तो इन हालात में बड़े जो शक्तियाँ हैं उनकी कतर दोहा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और रशिया के दखल से हिंदुस्तान को भी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल भी किया गया था, और वो बैठक में तालिबान भी मौजूद था। और ऐसा नहीं है, मतलब हिंदुस्तान बैठा है और तालिबान उस मेज़ पे बैठा है, बातचीत हुई है। बल्कि इसके बरक्स जब आप याद करिए, जब LTT जो श्रीलंका में विद्रोही थे और हिंदुस्तान का स्टैंड LTT के ख़िलाफ़ था, तो LTT के साथ जब बातचीत हो रही थी तो उस वक़्त हिंदुस्तान ने स्टैंड लिया था कि हम बात नहीं करेंगे। पर अब इतना तो बदलाव आया है कि उन्होंने एक राउंड बात की है, जो अनौपचारिक है, अभी मतलब ऑफिशियल उसका वो नहीं है, बट ये तकरीबन सभी बातचीत तो कर ली है। लेकिन क्या जो नज़रिया है तालिबान के तई टेररिस्ट कंसीडर करता था पहले, क्या अब भी अगर वो दहशतगर्द मान करके ताल्लुकात रखेगा तो जाहिर है ये तो पॉसिबल नहीं है। तालिबान अपने आप को दहशतगर्द भी कहलवाएंगे और भारत से ताल्लुकात भी रखेंगे, ये तो मुमकिन होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भारत अपना नज़रिया बदलेगा? जो टेररिस्ट कहता था ये नज़रिया चेंज करेगा भारत? अभी इसके लिए जल्दी है। अभी इसका कोई भी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई फैसला होने वाला है। ना कि भी चाइना ने ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया है, ना रशिया ने किया है, और तमाम जो भी कंट्रीज़ की बात हो रही जिनके स्टेक्स हैं उन्होंने मौजूदा रिजीम को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ नहीं किया है। तो अभी इस तरह की बात भारत के कंटेक्स्ट में कहना बहुत जल्दी है। भारत भी देख रहा है, दुनिया का रुख देख रहा है, उसके अपने स्टेक्स हैं, और जो भी हालात निकल के आएंगे इस सरकार, क्योंकि मौजूदा जो सरकार तालिबान जिसको कहा जाए, या जो भी लोग हैं वहाँ पे, अभी कोई सरकार का एग्जैक्ट कोई मॉडल तो आया नहीं है, तो इस तरह से अभी कोई इस पर कमेंट करना बहुत जल्दी होगी। पर इन्होंने भी जो वहाँ पे लोग काबुल में इस वक्त इख्तियार में हैं, उन्होंने हामिद करज़ाई जैसे शख्स से बात करी। हामिद करज़ाई वही हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ में आए, उनके अब्दुल्ला जो थे उनके बाद उनसे भी बात करी है, तो वो नेगोशिएट कर रहे हैं। हाँ, अशरफ गनी चले गए मुल्क छोड़ के, तो अशरफ गनी के बाद वहाँ के जो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे
साले साहब, उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया है कि वो नए प्रेसिडेंट हैं। उनका जो आइन है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है अफ़गानिस्तान का, वो कहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट मौजूद ना हो अगर या फ्ली कर जाए कंट्री से, तो उसके बाद वहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेचुरली हो जाता है। तो कई कंट्रीज़ ने शायद उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है। जो खबर आ रही है, जैसे कनाडा वगैरह ने कहा है कि जो उस रिजीम को ही रिकग्नाइज़ करेंगे। तो अभी ये सब बहुत जल्दी है, चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। और वहाँ पे जो भी मौजूदा लोग हैं, जो तालिबान, क्योंकि तालिबान भी एकजुट नहीं है, उनके भी कई खत्ते हैं। और पंजशीर जो इलाका है, वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस के जो अहमद शाह मसूद थे, उनके बेटे जो मसूद हैं, वो अभी एक्टिव हुए हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इस नई रिजीम जो है मौजूदा अफ़गानिस्तान में, उसके साथ नहीं है। तो अभी अनफोल्ड हो रही हैं और इंडियन इंटरेस्ट ही को वॉच करते हुए भारत सरकार कोई फ़ैसला लेगी। ठीक है, आपने जो पंजशीर की बात कही और अहमद शाह मसूद की बात कही, जाहिर है कि जिस तरीके से तालिबान एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उसके अपोजिट में मुजाहिदीन के कुछ लोग हैं, जैसा कि अमीरुल्लाह साले साहब हैं, और इसके अलावा पंजशीर में बहुत सारे लोग, अमीरुल्लाह साले भी पंजशीर में ही जाकर के चले गए हैं, और वो नॉर्दर्न अलायंस का पूरा एक तरीके से कुंबा पंजशीर में है। और एक तरीके से जो नॉर्दर्न एरिया है वो कहीं ना कहीं तालिबान के कंट्रोल में अभी भी अच्छी तरीके से नहीं है, गरचे वो दावा ज़रूर करते हैं, क्लेम ज़रूर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान ने जल्दी क्लेम कर दिया, क्या अभी भी और भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे? देखिए, जो अफ़गानिस्तान की अगर आप ज्योग्राफी लें और जो वहाँ की एथनिक कंपोजिशन है, तो अफ़गानिस्तान एक बड़ी तादाद में पख्तून बोलने वाले लोगों का इलाक़ा है, जिनकी मेजॉरिटी है। बट वही नहीं अफ़गानिस्तान है। हमारी ड्यूरैंड लाइन है, जब अनडिवाइडेड इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन बनी, तो उसमें जो मेन पख्तून का इलाक़ा था, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटल प्रोविंस, जो तब आज़ादी के पहले का हिंदुस्तान का था, अब इस वक्त पाकिस्तान में चला गया है, वो इलाक़ा पेशावर से लेके पूरा कंधार काबुल तक ये पख्तून बेल्ट है। पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वो सेंट्रल एशियन जो मुल्क हैं, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लगे हुए, तो वहाँ पे उनकी बड़ी आबादी है और उनके बड़े वहाँ पे कंट्रोल हैं और उनके वॉरलॉर्ड्स मशहूर हैं। जैसे आप मज़ार शरीफ के राशिद दोस्तम हैं, और यहाँ पे अहमद शाह मसूद थे, जो पहली बार मुजाहिदीन जब नजीबुल्लाह की सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे थे, वो सब एक थे। तो आज वो एका नहीं है। अब सिर्फ तालिबान का जो मेजर कंपोजिशन है वो पख्तून, मतलब एथनिसिटी, कहने को वो कहते हैं कि सब इस्लाम की उसमें है, पर एथनिकली वो सिर्फ पश्तू पख्तून हैं। और जो ताजिक हैं, उज़्बेक्स हैं, और फिर आप इधर आ जाएं हज़ारा इलाक़ा, जो शियाओं का इलाक़ा है, आपने सुना होगा, बहुत चर्चित बामियान, जहाँ के बुद्धा थे, स्टेचूज़ थी, तो वो इसी इलाक़े में हैं। आपके हज़ारा इलाक़ा, हेरात उसका बड़ा शहर है, मरकज़ हेरात शियाओं का भी मरकज़, हज़ारा शिया का भी मरकज़ है, और वहाँ पे सूफ़ी इस्लाम का भी बहुत बड़ा वो है, इन्फ्लुएंस है। तो ये सब इलाक़े हैं। अभी देखना है कि कैसे इन्होंने इन सब को फिर से एक किया है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक होंगे अलग वॉइसेस में। हाँ, बड़ी तादाद में ज़रूर जो काबुल से लेकर कंधार तक पश्तून हैं, वो शायद वो हों, पर उनकी भी दिख रहा है कि अलग अलग जगह पे इनके ख़िलाफ़ वो हो रहा है। अभी वहाँ उनके झंडे को लेके, जो उनका आज़ादी का दिन था, जो सड़कों पे लोग नुमाया थे, अफ़गानिस्तान का पुराना झंडा, उस पर लेके उन्होंने गोलियां भी चलाई। जलालाबाद एक जगह है, आसिफाबाद है, वहाँ पे भी चली। तो उनको एक डाइसेंट अपोजिशन वॉइसेस तो मिल नहीं है। अब ये तमाम कौमें एक होके इनके ख़िलाफ़ कैसे संघर्ष करेंगी, ये भी देखना है। और फिर इंटरनेशनल जो वो है स्टेक्स हैं, उनका क्या रोल होगा, ये भी देखना है। ठीक है, ये तो आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि उनकी वो जो इथनिसिटी का मामला है, जाहिर है कि अभी भी पूरी तरीके से यूनाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो स्टेक है वो तालिबान के कब्ज़े में है, कंट्रोल में है। मेरा एक सवाल और है कि जिस तरीके से एक मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आ गया है, तो अब एक तरीके से अफ़गानिस्तान बॉयल हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। हालांकि उन्होंने जनरल एमनेस्टी की बात कह दी है, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, उसके बावजूद लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, लोगों को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है तालिबान की बातों में? तो वाक़यात भाई, काबुल में बैठ के वो जनरल एमनेस्टी के डिक्लेरेशन दे रहे हैं, पर आपके पास जो इमेजेस आ रही हैं कि अंदर इलाक़ों में जो अफ़गानिस्तान के इंटीरियर्स, वहाँ पे एक पुलिस चीफ था किसी एक शहर का, उसका कत्ल किया।
कि इसी तरह जलालाबाद में जब लोग निकले स्ट्रीट पे अपना एक मुजाहरा करने, अपने झंडे का नुमाया, उन पे गोलियां चलाईं। और सबसे बड़ी इमेज तो वो है कि जो इक्का दुक्का घटनाओं को तो जाहिर है निगलेक्ट किया जा सकता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया कि कहा है कि जो इस तरह की जो घटनाएं अगर कहीं भी होंगी पसे पर्दा, तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, बाकी हम ओवरऑल अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। और बहुत ही मतलब उन्होंने कहा कि हम बहुत ही हिकमत अमली के साथ अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, चलाएँगे। उन्होंने कहा कि जो पसे पर्दा घटनाएँ होंगी हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, हो सकता है उसके पीछे कुछ दूसरे अनासिर कारफर्म हो। इस तरह की बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि क्या दूसरी कौमें या दूसरी ताकतें ऐसी हो सकती हैं जो तालिबान को डिफेम करने की कोशिश करेंगी? नहीं, डिफेम का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उन्होंने फेम कमाया ही नहीं है भाई। उनके जो पिछले जो भी जिस तरह का उनका रोल रहा है, जो उनकी हुकूमत का, सब ने इमेजेस देखी हैं किस तरह से औरतों के साथ उन्होंने सलूक किया, पाबंदियाँ लगाईं, शरअ का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया। तो वो तो एक पिछले पास्ट रिकॉर्ड से अभी उनको जज किया जा रहा है, और जो मौजूदा हालात में जो वो काम करना चाह रहे हैं तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा। अभी उसका समय नहीं हुआ है। और जो कि एक आध इमेजेस आई हैं, जैसे एक जलालाबाद का मैंने जिक्र किया, आसिफाबाद एक जगह है जहाँ पे उन्होंने बाकायदा गोलियाँ चलाई हैं। इमेजेस वीडियोस आ रहे हैं, तालिबान के लोग जिस तरह से शहरों में टहल रहे हैं, कोई भी सिविलाइज वर्ल्ड में खुली जीपों पे असलहे लेके, और एक उस शक्ल में लोग इन्फोर्समेंट नहीं होता है कहीं भी पुलिस। उनका ये कहना है कि अभी पावर ट्रांजैक्शन हो रहा है, अभी भी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, तो ओवरनाइट चीज़ें इस तरीके से सिविलाइज नहीं हो जाएंगी, उसको कंट्रोल करते हुए टाइम लगेगा। और जाहिर है कि अभी बहुत तरह की चीज़ें बदलेंगी। अभी तो एक पावर शेयरिंग पावर ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक शिफ्टिंग पीरियड है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हैपनिंग भी होंगी, बहुत सारी गलतियां भी होंगी, कई तरह की करेक्शंस भी करने पड़ेंगे। तो लेकिन बहरहाल ओवरऑल उनका जो एक फ़ोकस है कि वो इस बार पहले यानी 96 के दौर के से उभरेंगे, और इस बार पूरी दुनिया को वो एक अपनी दूसरी इमेज दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि हम एक तरीके से बदले हुए हैं। क्योंकि जाहिर है कि इनकम की बात करें तो कोई बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या वहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी सरकार चलाने के लिए, कोई बहुत अच्छा जीडीपी वहाँ की नहीं है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 20 अरब डॉलर की कुल टोटल उसकी जीडीपी ही है। इस एतबार से वो चाहेंगे कि पूरी दुनिया को हम एक अच्छी इमेज दिखाएं, ताकि दुनिया वो इन्वेस्ट करे और हम पर मेहरबान हो। क्योंकि अमेरिका ने भी ऐड जो देने थे वो बंद कर दिए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड भी उसको वॉच कर रहा है, वो तभी फ़ंड देगा जब कहीं ना कहीं हालात अच्छे होंगे। तो उनका ये कहना है, मानना यह है कि हम अभी पावर शिफ्टिंग पीरियड में हैं और ट्रांजिशन पीरियड में हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा लोगों को। यानी इतनी जल्दी हमें कोई जज ना करे कि हम क्या करने वाले हैं, और पुरानी इमेज से तो कम से कम हमें बिल्कुल जज ना किया जाए। कम से कम ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो हमने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो इस तरह की बातें बताते हुए नज़र आए, और कहीं ना कहीं उनसे ये मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में मजबूरी होती है कि आपको उन मुल्कों के साथ डील करना पड़ता है जहाँ पे आपकी सोच और फ़िक्र की हुकूमतें, रिजीम्स ना भी हों। वो एक फ़िक्र होती है, वो सरकार तय करेगी। पर जहाँ तक इंसानी फ़िक्र है, जो हम लोग हिंदुस्तान में रह के और इस इलाक़े में हम लोग ने लोकतंत्र को जिया है, देखा है, हमने सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी देखी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का मॉडल हो। अभी तक तो तालिबान की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं आया कि ऐसा कोई मॉडल आने वाला है। तो जब वो नहीं मॉडल है तो अभी हम उस पर ये क्यों मान लें कि इस्लामी शरीयत के अतबार से हम देश को चलाएंगे। मतलब उनका वो तो वैसे भी डेमोक्रेसी से चिढ़ते हैं, वो कहते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी एक तरीके से हमारे ऊपर थोप दी गई है और हम बिल्कुल उसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। उनका ये मानना है कि इस्लामी शरिया के अतबार से देश चलेगा, कुरान और सुन्नत के अतबार से चलेगा, कुरान का जो हुक्म होगा उस अतबार से सज़ा और जज़ा का मामला होगा, वो तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, इसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात तो उनके लिए कही ही नहीं जा सकती है। तो एक हिंदुस्तानी की हैसियत से जिसने डेमोक्रेसी के सारे मज़े लिए हैं, हमारे यहाँ डाइसेंट को भी आवाज़ है, तो मैं तो उस रिजीम को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ, ना मेरा कोई उसके लिए मोहर लग सकती है। बट ये ज़रूर है कि जो भी हिंदुस्तान की सरकार का फ़ैसला होगा देश हित में और यहाँ के लोगों के, आवाम के, हिंदुस्तान के आवाम के हित में, उस सरकार से डील करने के लिए उसके साथ हूँ। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में रिएक्शंस आ रहे हैं, बड़े बड़े उलेमा रिएक्शन दे रहे हैं, दानिश्वर रिएक्शंस दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है ये प्रीमेच्योर मुखालफत या सपोर्ट है, या उलेमा को क्या ज़रूरत है बयान देने की, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, हिंदुस्तान का उलेमा तो ये मान ले कि भाई आप हिंदुस्तान में एक जमहूरियत में हैं, तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा, मेरी हैसियत नहीं है पर मैं मतलब जो भी जानता हूँ कि जिस जमहूरियत में है तो आपको दुनिया में कहीं भी कोई भी हुकूमत आए तो वहाँ पे जमहूरियत की ख्वाहिश की एडवाइस करनी चाहिए। ये दुनिया का ट्रेंड रहा है। अमेरिका में, यूरोप में बैठे हुए जो भी मुसलमान हैं या उलेमा हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्कों में जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ के वो नागरिक हैं, वहाँ जमहूरियत रहे और कोई एक मुल्क ऐसा बन जाए जहाँ इस्लामिक शरिया और जमहूरियत ना हो। तो ये तो एक बहुत ही मतलब गैर शरई खुद में बात है कि आप दूसरों के लिए दूसरे मापदंड चाहते हैं, अपने लिए दूसरे मापदंड, तो वो तो बिल्कुल ना पड़े इस चक्कर में। और रहा सवाल जो राजनेता राजनीतिक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रूलिंग पार्टी के एक त्रिपुरा के विधायक ने कहा कि हम अपोजिशन को वैसे ही ठीक कर देंगे जैसे तालिबान ने किया। फिर ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक रूलिंग पार्टी के ज़िला अध्यक्ष ने सवाल पूछा गया कि आपके यहाँ तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? कि बोले ज़्यादा लग रहे हैं तो अफगानिस्तान चले जाओ, तालिबान चले जाओ। यानी एक तरीके से अगर इस बात पे बात निकाली जाए तो ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में तेल की कीमत इतनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से अफगानिस्तान ही की गवर्नमेंट ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ तेल की कीमत कम है तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ठीक है। अगर तेल की कीमत पे वो कंट्रोल कर सकती है, उससे बेहतर तो, इससे बेहतर तो कम से कम वही गवर्नमेंट है। इस पर अगर बात कही जाए तो निकाला जा सकता है। मेरा इस पर ये नज़रिया बिल्कुल नहीं है। मैं तो जिस गैर संजीदगी से हमारा पॉलिटिकल क्लास इस इशू को डील करना चाह रहा है, मैं उनको चेता रहा हूँ कि ऐसे कमेंट्स ना करें, अभी वेट करें, सरकार का रुख देख लें, सरकार जो भी फैसला ले उसके साथ हिमायत में जाएं। और रहा सवाल तालिबान की हिमायत करना हिंदुस्तान के आवाम के लिए, वो सिर्फ उसी ग्राउंड पे है कि वो सरकार का क्या रुख होना चाहिए, वरना तो एक उस रजीम को जो कि डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करती, किसी भी हिंदुस्तानी को उसको कबूल करना मैं समझता हूँ समझदारी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में आप तसव्वुर करिए कि आपसे कहा जाए कि लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, अब आप यहाँ के रजीम पे आप अपने जजमेंट्स दीजिए, तो आप क्या फ़ैसला लेंगे? तो वही फ़ैसला आप वहाँ के लिए भी लीजिए। तो इसलिए ये बिल्कुल गैर मुनासिब है कि तालिबान पे आवाम लेवल पे कोई कमेंट लिया जाए कि ये सही है या गलत है। बहुत शुक्रिया अतहर साहब, बहुत खुल करके बात करने के लिए। कई सारी बातें आपने रखी, लेकिन जो मेजर पॉइंट आपने उठाया और बहुत अहम बात कही कि सरकार का जो स्टैंड है उसको हम फॉलो करेंगे हर हाल में। और जाहिर है कि सरकार अभी देख रही है, स्थितियों को समझने की कोशिश कर रही है तालिबान के साथ कैसे डील किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी दोहा में एस जयशंकर जा चुके हैं, बातचीत भी हो चुकी है कई तरह की, लेकिन उस टाइम वो चीज़ें अनफोल्ड नहीं थी। अब तो एकदम क्लियर हो गया है, तालिबान का कंट्रोल है। बहरहाल सरकार यानी भारत की सरकार किस तरह का फ़ैसला लेती है उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है एक आम नागरिक होने के नाते कि तालिबान को किस नज़र से देखना है, अफ़गानिस्तान की सरकार को किस नज़र से देखना है, अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ किस तरह का रवैया रखना है, नज़रिया रखना है। अल्फ़ा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।